नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ वह बहुत बढ़िया होंगे। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में एकल न्याय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत सर्वोच्च स्थान पर सुप्रीम कोर्ट है एवं उसके बाद राज्यों के हाई कोर्ट एवं उसके नीचे अधीनस्थ न्यायालय की श्रेणियाँ आती हैं। ठीक है, सभी क्या होती है, एक पदसोपानी क्रम में होते हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था तो एक ही है, एकल प्रणाली है। तो आज उसी का हम अध्ययन करेंगे। हमारे यहाँ याद रखिएगा कि राज्य में से संबंधित सभी जो प्रावधान किए हैं वो भाग 6 के अंतर्गत आते हैं। तो उच्च न्यायालय जो है भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक के प्रावधान में है। ठीक है, अनुच्छेद 214 से 231 तक में उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है। हमारे भारतीय संविधान के तहत जिस प्रकार केंद्र में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायिक प्रशासन है, उसी प्रकार उच्च न्यायालय क्या है, राज्यों में सबसे सर्वोच्च न्यायिक प्रशासन होता है। हमारे संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, लेकिन 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक साझा उच्च न्यायालय का स्थापना कर सकता है। ठीक है, अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 215 के अनुसार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा था कि अभिलेख न्यायालय का मतलब ये होता है कि न्यायालय को अपनी सभी निर्णय को क्या सुरक्षित, लिखित रूप में सुरक्षित रखनी होती है। न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को दंडित करने का शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य होता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 216। इसके अनुसार क्या होता है, प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनता है, जिसको समय समय पर नियुक्त द्वारा क्या करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ठीक है, समय समय पर न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं मुख्य न्यायमूर्ति होते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उनको राज्यपाल नियुक्त नहीं करते हैं। अब याद रखिएगा, अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य क्या होता है कि उच्च न्यायालय के निर्णय, आदेश आदि को अधीनस्थ न्यायालय के लिए बाध्यकर होते हैं। यानी कि अगर जो मामले का सुनवाई अगर हाई कोर्ट दे दिया है, उस पर निर्णय दे दिया है, तो अगर उसी सेम मामला अगर किसी अधीनस्थ न्यायालय के पास आता है, तो वो क्या उसी के आधार पर क्या उस पर जो है समाधान करेंगे। ठीक है, जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उसी निर्णय के आधार पर अपना समाधान करेंगे। नेक्स्ट है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की मैक्सिमम आयु जो होती है वो होती है 62 वर्ष तक होती है, जो अपने पद धारण कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को राष्ट्रपति को आदेश से अपने पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, परंतु उसके लिए न्यायाधीशों को हटाने के लिए ऐसा संसद में प्रस्ताव पारित होना चाहिए, वही विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, तब जाके क्या होता है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के समान ही क्या है, समान प्रक्रिया तथा सिद्ध कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। और प्रक्रिया दोनों की सेम है कि 2/3 बहुमत होनी चाहिए, विशेष बहुमत होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए वही योग्यता है जो भारत के नागरिक हो, और जो व्यक्ति जो उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुके हों, या वो व्यक्ति जो 10 वर्ष तक न्यायिक पद का धारण कर चुका हो, वही न्यायाधीश बनने के योग्य है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 202(3) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। याद रखिएगा, वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से होता है, जबकि पेंशन जो होता है केंद्र सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 223 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने पर या किसी भी प्रकार से अनुपस्थित रहने पर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 226 के अनुसार हाई कोर्ट को मूल अधिकारों के परिवर्तित करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। मुख्य मूलतः रिट जो है 5 प्रकार की होती हैं, उसका हम आगे जिक्र करेंगे कौन कौन सी होती हैं। और अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय उस राज्य के सभी न्यायालयों पर अधीक्षण या सुपरिटेंडेंट करने की शक्ति रखता है। ठीक है, यानी कि यह क्या है, यह इसकी प्रशासकीय काम है। ठीक है, अर्थात ये जो आर्टिकल 227 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति जो मिलती है, यह इसका प्रशासकीय काम है, न कि न्यायिक कार्य है। ठीक है, इसको उच्च न्यायालय को दो रूपों में जो कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, पहला प्रशासकीय और दूसरा है न्यायिक तौर पे। ठीक है, तो याद रखिएगा, उच्च न्यायालय के दो कर्तव्य होते हैं, 2 वर्गों में बांटा जाता है उनके कर्तव्य को। नेक्स्ट है आपका कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है। याद रखिएगा कि वर्तमान में उच्च न्यायालय की संख्या 25 है, उनमें से 7 का क्षेत्राधिकार 1 से अधिक राज्यों पे है। ये ध्यान दीजिएगा कि केवल 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट हैं,
जिनका एक से अधिक राज्यों पे है। ठीक है, राज्य है, यहाँ पे हम केंद्र शासित को सम्मिलित नहीं कर रहे हैं। अगर केंद्र शासित को भी सम्मिलित कर लेते हैं तब वो मिलाकर हो जाते हैं 7। ठीक है, 3 राज्यों के और 4 केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखते हैं तो टोटल हो गए 7। ठीक है, 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो एक से अधिक राज्यों यानी कि राज्यों को भी और केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका अपना एक उच्च न्यायालय है। ठीक है, संसद उच्च न्यायालयों के न्यायिक क्षेत्र में विस्तार कर सकती है। देखिए, उच्च न्यायालय में विधानसभा कुछ नहीं कर सकती विस्तार करने के संदर्भ में, केवल संसद ही कर सकती है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास न्यायालयों की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा कि ये तीनों का सबसे पहले हुआ था। उसके जस्ट बाद 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 बेंच हैं, एक इलाहाबाद में और एक लखनऊ बेंच है। नेक्स्ट है आपका कि अनुच्छेद 233(1) के अनुसार किसी राज्य में जिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा जिला न्यायाधीश पद की स्थापना और प्रोन्नति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके परामर्श से होता है। अनुच्छेद 235 के तहत उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। यह उसकी प्रशासकीय शक्ति होती है। और भारत में निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम 3 माह तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है। इसके अंतर्गत निवारक निरोध के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका कि लोक अदालतों के माध्यम से सामान्य न्यायालयों में लंबित मामलों को, कोई भी न्यायालय में लंबित मामला पड़ा हुआ है तो लोक अदालत के माध्यम से, चाहे वो दीवानी मामला हो चाहे वो आपराधिक मामला हो, दोनों के मध्य क्या होता है, समझौता कराया जा सकता है। ठीक है, लोक अदालतों में वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति क्या होता है, पीठासीन अधिकारी होता है। और ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामलों को सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से भारत में एक उच्च न्यायालय के बारे में क्या सही है, पूछना जा रहा है। पहला ऑप्शन है आपका कि द्वितीय अपील उच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार में है। ऑप्शन बी है कि उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ऑप्शन सी है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और ऑप्शन डी है कि उच्च न्यायालय के लोक हितवाद से संबंधित आवेदन स्वीकार कर सकता है। तो ऑप्शन है आपका सी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, बाकी कथन क्या है, सही है, ये गलत है, ये राज्यपाल नहीं जबकि बल्कि राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, कहाँ से दिए जाते हैं। ऑप्शन पहला है आपका भारत की समेकित निधि से। ऑप्शन बी है राज्य की समेकित निधि से। ऑप्शन सी है भारत की आकस्मिकता निधि से। या ऑप्शन डी है राज्य की आकस्मिकता निधि से। तो ऑप्शन है बी आपका कि राज्य की समेकित निधि से वेतन और भत्ते न्यायाधीशों के दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत सरकार की संचित निधि से इन्हें पेंशन दिया जाता है, पेंशन इन्हें भारत की संचित निधि से दिया जाता है, जबकि वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है, पेंशन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है भारत की संचित निधि से। ऑप्शन बी है राज्य की संचित निधि से जहाँ उसने अंतिम सेवा की। या ऑप्शन सी है विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की। या ऑप्शन डी है भारत की आकस्मिक निधि से। तो ऑप्शन आपका ए है भारत की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। ऑप्शन ए है 65 वर्ष। ऑप्शन बी है 60 वर्ष। ऑप्शन सी है 62 वर्ष। या ऑप्शन डी है 58 वर्ष। तो ऑप्शन सी आपका 62 वर्ष है सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, यह देखिए कि संसद में है 114वां संविधान संशोधन विधेयक डाला गया है, परंतु अभी तक पारित नहीं हुआ है। 114वां विधेयक के तहत क्या किया गया कि न्यायाधीशों की आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की योजना बनाई गई। ठीक है, परंतु अभी तक यह लागू नहीं हुआ, इसलिए अभी तक 62 वर्ष ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है आपका कि भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। दूसरा है कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक उच्च न्यायालय है। और तीसरा कथन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का उच्च न्यायालय है। तो कौन कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला कथन है ऑप्शन ए कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन बी है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन सी है कि 1, 2, 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 3 सही है। तो ऑप्शन सी है का कि 1, 2, 3 तीनों कथन क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो 3 जो राज्य थे 26 जनवरी 2013 को पूर्वोत्तर के 3 राज्य हैं जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा हैं, इनके लिए नए उच्च न्यायालय का गठन 2013 में किया गया है। और हाल फिलहाल में जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में बना है। ठीक है,
2019 में बना है, याद रहने किया। नेक्स्ट है आपका कि भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि देश में 18 उच्च न्यायालय हैं। ऑप्शन दूसरा कथन है कि उनमें से 3 का क्षेत्राधिकार एक राज्य से अधिक पर है। और तीसरा कथन है कि किसी भी संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। और चौथा कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की उम्र तक पद धारित करते हैं। इनमें से कौन सा कथन सही है बताना है। ऑप्शन ए है आपका कि 1, 2, 4 सही है। ऑप्शन बी है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है कि 1 और 4 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 4 सही है। ऑप्शन है आपका डी कि केवल 4 सही है, बाकी सारे गलत है। ठीक है, देखिए निकाय बताओ कुल 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें से 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है। तभी हमने देखा कि 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह किसके अधीन होता है। पहला है आपका कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के। ऑप्शन बी है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रयुक्त विशेष नियंत्रण के। या ऑप्शन सी है कि राज्य के राज्यपाल की विवेकीय शक्तियों के। या ऑप्शन डी है कि इस विषय में मुख्यमंत्री को प्रदत्त विशेष शक्तियों के। तो ऑप्शन है आपका ए कि उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी भी रिट अधिकारिता के अधीन होता है उसकी प्रशासनिक हैसियत। ठीक है, जब भी हमने शुरू से बताया था आपको कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी दोहरी भूमिका निभाता है। पहला वह न्यायिक कार्य करते हैं और दूसरा क्या होता है उसकी प्रशासनिक हैसियत होती है। प्रशासनिक हैसियत के तहत वह निचली अदालतों का पर्यवेक्षण, अधीक्षण, प्रशासन एवं नियंत्रण का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये इनका जो प्रशासनिक हैसियत होती है वह उनके न्यायाधीशों के रिट के अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं। परमादेश की बात करें, पहला आपका संवैधानिक अधिकार है। ऑप्शन बी है कि संवैधिक अधिकार है। ऑप्शन सी है मौलिक अधिकार है। या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी अधिकार है। तो ऑप्शन आपका डी है कि उपरोक्त सभी अधिकारों के अंतर्गत उच्च न्यायालय परमादेश जारी करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत तथा हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। ऑप्शन पहला है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है आपका मुंबई उच्च न्यायालय। या ऑप्शन डी है आपका पंजाब उच्च न्यायालय। तो ऑप्शन है आपका बी इलाहाबाद उच्च न्यायालय कहता है कि 3 बार लगातार तलाक 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 बोलने पर क्या हो जाएगा कि अगर तलाक ऐसा होता है तो ये क्या होगा, गैर कानूनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। ऑप्शन पहला है आपका आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन बी है कोलकाता का। ऑप्शन सी है मद्रास का। या ऑप्शन डी है उड़ीसा का। तो ऑप्शन बी है आपका कोलकाता उच्च न्यायालय का अंडमान निकोबार द्वीप क्षेत्र में भी क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इनकी एक बेंच पीठ क्या है, पोर्ट ब्लेयर में भी स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। पूछना चाह रहा है ये कौन कि इनमें से कौन सा उच्च न्यायालय जो है एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। ऑप्शन बी है दिल्ली उच्च न्यायालय। ऑप्शन सी है गुजरात उच्च न्यायालय। या ऑप्शन डी है मुंबई। तो ऑप्शन आपका डी है मुंबई उच्च न्यायालय क्या करता है, एक से अधिक राज्यों के लिए कार्य करता है। देखिए कौन कौन से इसके क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र भी आते हैं, दादरा नगरी हवेली हैं, तो गोवा एवं दमन दीव आते हैं। जबकि दमन दीव और दादरा नगरी हवेली को क्या कर दिया गया है, वर्तमान में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो भी 3 हो गए ना, महाराष्ट्र हो गए, गोवा हो गए और दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। अपना पूछ रहा है, पहला है आपका उड़ीसा, दूसरा है सिक्किम, सी है हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो इस ऑप्शन गलत है क्योंकि चारों के चारों अपने हैं। ठीक है, 2013 में क्या हुआ था कि मणिपुर को उच्च न्यायालय का गठन हो चुका है। ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया था। जब पूछा गया था तब मणिपुर में अपना उच्च न्यायालय नहीं था, तो इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का होगा। ऑप्शन पहला आपका राजीव गुप्ता। ऑप्शन बी है SR नायक। ऑप्शन सी है आनंद कुमार पटनायक। या ऑप्शन डी है KH कुरंगा। या ऑप्शन ई है WA शिसक। तो ऑप्शन ए आपका राजीव गुप्ता क्या बने थे 2008 में छत्तीसगढ़ के नए मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से
किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए? किन किन राज्यों में? 3 राज्य थे पूर्वोत्तर के, कौन कौन से थे इसमें से देखिए। पहला ऑप्शन है आपका अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है मिजोरम, चौथा है त्रिपुरा। तो कौन से थे? ऑप्शन है आपका केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 4, ऑप्शन सी है 1 2 3, या ऑप्शन डी है 1 2 3 4, इन चारों। तो ऑप्शन है आपका बी, केवल 2 और 4 थे, जो मेघालय और त्रिपुरा में 2013 में किया गया था। हालांकि 3 थे, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर थे। मणिपुर का इसमें जिक्र नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए मेघालय और त्रिपुरा ही होंगे, ठीक है, जिनका 2013 में नए उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं, ठीक है, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल नहीं करना है। पहला है ऑप्शन आपका ए का 2, बी का 3, सी का 5, या ऑप्शन डी का 7। तो ऑप्शन है आपका बी 3 है, ठीक है। कुल मिलाकर 7 है, जिसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र और राज्य दोनों सम्मिलित होते हैं, परंतु केवल इसमें राज्यों की बात कर दिया गया है, तो राज्यों को लेकर केवल 3 है। पहला है आपका गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जिसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश आते हैं, असम आता है, नागालैंड आता है और मिजोरम आता है। और दूसरा है आपका मुंबई उच्च न्यायालय, जिसके अंदर महाराष्ट्र और गोवा आता है। और तीसरा है आपका पंजाब और हरियाणा आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंचें हैं? बेंच पूछ रहा है सबसे अधिक इसका है। पहला ऑप्शन है कोलकाता उच्च न्यायालय का, दूसरा है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का, ऑप्शन तीसरा है मुंबई उच्च न्यायालय का, या ऑप्शन डी है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। तो ऑप्शन इसमें कई हो सकते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा कि पहले जो थी गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है उसकी 6 बेंच थी, परंतु 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा में उच्च न्यायालय गठन के पश्चात क्या हो गया है, इन तीनों से उनकी बेंचें हट गई हैं। अब जो गुवाहाटी में उच्च न्यायालय के पास अब 3 ही बेंच रह गई हैं, ठीक है। तो वर्तमान में देखा जाए तो मुंबई और गुवाहाटी दोनों में क्या है, उच्च न्यायालय की 3-3 बेंचें हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? दोनों के अधिकार में कौन से आते हैं मामले? पहला आपका केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के, ऑप्शन बी है राज्यों के परस्पर विवाद के, ऑप्शन सी है मूल अधिकारों के संरक्षण में, या ऑप्शन डी है संविधान के उल्लंघन के संरक्षण से। तो इसमें आपका कौन सा होगा? तो ऑप्शन सी है आपका कि मूल अधिकार संरक्षण संबंधित मामले क्या होते हैं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों के अधिकारिता के क्षेत्र में आते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन जो है ये सब सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, यह रिट कौन सी रिट कहलाती है? ऑप्शन पहला आपका हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है मैंडमस, ऑप्शन सी है प्रोविजन, या ऑप्शन डी है को वारंटो। तो ऑप्शन है आपका बी मैंडमस। मैंडमस यानी कि परमादेश, ठीक है। परमादेश के तहत जो ऊपरी न्यायालय होती है वो अपने से अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत या कोई संस्था या कार्यपालिका से उस कार्य करने के लिए कहा जाता है जो उससे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत होता है, यानी कि अपने शक्ति के अंतर्गत बाहर जाकर कोई कार्य करते हैं अपने अधिकार क्षेत्र से, तो न्यायालय इस पर रोक लगा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी अधिकार प्रेक्षा, या ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन बी है आपका कि परमादेश के द्वारा किसी संस्था या व्यक्ति को न्यायालय क्या कर सकती है कि अपने कर्तव्य और दायित्वों को जारी करने के लिए कह सकती है, ठीक है, निर्वहन करने के लिए कह सकती है अपने कर्तव्यों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? मुख्य क्षेत्राधिकार पूछ रहा है उच्च न्यायालय का। पहला आपका परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है निरीक्षण का क्षेत्राधिकार, या ऑप्शन डी है अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो ऑप्शन आपका ए है कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय के पास नहीं है, बल्कि यह सुप्रीम कोर्ट का अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य करते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र जो है कि परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, ठीक है, एकमात्र उन्हीं को प्राप्त है, एकमात्र यह शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट को ही प्राप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है, ठीक है। अभी सभी को पता है कि 5 प्रकार के रिट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को प्राप्त होती हैं, तो उन्हीं के अंतर्गत पूछ रहा है कि कार्यवाही अगर लंबित होने की दशा रहे तो उसमें से कौन सी रिट जारी की जाती है न्यायालय द्वारा? पहला ऑप्शन आपका परमादेश, ऑप्शन बी है उत्प्रेषण, ऑप्शन सी है प्रतिषेध या प्रोहिबिजन, या ऑप्शन डी है अधिकार प्रेक्षा। तो ऑप्शन है आपका सी प्रतिषेध या प्रोहिबिजन के तहत
न्यायालय क्या कर सकता है कि ऊपरी न्यायालय यह रिट जारी करके कोई भी केस होता है अगर लेट हो रहा है, कार्यवाही लंबित हो रहा है या देरी हो रही है, तो ऊपरी न्यायालय क्या कर सकती है या कोई भी मामला होता है अपने पास मंगा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट सर्टिओररी रिट जारी की जाती है। कब जारी की जाती है पूछना चाह रहा है। पहला है आपका एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह पुनरीक्षण रिव्यू हेतु एक मामले विशेष को कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्ताक्षर, अभिलेख का मतलब डॉक्यूमेंट उन्हें हस्ताक्षर, कोई अगर कार्यवाही चल रही है अधीनस्थ न्यायालय में तो उससे संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हो वह ऊपरी न्यायालय को हस्तांतरित करें। पहला है आपका। ऑप्शन बी है कि एक अधीनस्थ न्यायालय को यह कह सकता है कि वह किसी भी मामले विशेष को तुरंत कार्यवाही रोक दे। और ऑप्शन सी है कि एक अधिकारी को कि वह किस हैसियत से अपने पद पर बना रहने का अधिकार को बताए। और ऑप्शन डी है कि एक पब्लिक अथॉरिटी को कि वह किसी बंधक बनाए व्यक्ति को उस न्यायालय के समक्ष 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करें। तो ये पूछ रहा है, चाहे आपको उत्प्रेषण पूछ रहा है तो उत्प्रेषण में आपका पहला मामला आता है कि अधीनस्थ न्यायालय से किसी भी उसके द्वारा दिए गए आदेश को ऊपरी न्यायालय उससे उस आदेश का डॉक्यूमेंट अपने पास मांग सकती है। ठीक है। अब रिव्यू करने के लिए या पुनरीक्षण करने के लिए कि आपने जो ये दिया है, आदेश दिया है कि सही है या नहीं, उसका हम अब देखेंगे। ठीक है। तो उसके लिए जो भी अभिलेख होगा, अभिलेख का मतलब डॉक्यूमेंट होगा, उस मामले से संबंधित वह अपने पास ऊपरी न्यायालय मंगा सकता है। ठीक है। ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। अधीनस्थ न्यायालयों का पहला आपका अधिकार परीक्षा, ऑप्शन बी है परमादेश, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण या ऑप्शन डी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ऑप्शन है आपका सी, उत्प्रेषण के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण ऊपरी न्यायालय करता है। ठीक है। ये लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कथन और कारण दिए हुए हैं, बताना है कथन कारण में से। कथन आपका है पहला कि न्यायालय के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा करना या उनका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। कारण है न्यायिक सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है। पहला कथन तो आपको समझ में आ रहा हो क्या पूछना चाह रहा है। दूसरे में ये कहना चाह रहा है कि न्यायिक सक्रियतावाद जो न्यायपालिका को शक्ति प्राप्त है, यह शक्ति तभी न्यायपालिका के पास रह सकती है जब उसको अपनी अवमानना के व्यवहार के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। जब दंडित करने का अधिकार प्राप्त होगा तभी न्यायपालिका न्यायिक सक्रियता का लाभ या उसका उपयोग या प्रयोग कर सकती है। ठीक है। ये कहना चाह रहा है। तो कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन है कि ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी है कि ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सही है परंतु आर गलत है। और ऑप्शन डी है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो आंसर है आपका बी कि दोनों सही है परंतु सही व्याख्या नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन कारण दिया हुआ है। कथन है आपका कि जनहित याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देती है। कारण है आपका कि जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो किसी कारण से न्यायालय तक पहुंच पाने में असमर्थ है। अच्छा, जन सहयोगी होते कौन है। तो जन सहयोगी वो व्यक्ति होता है जो किसी भी व्यक्ति या कोई समाज के कोई व्यक्ति या समाज से निचले कोई व्यक्ति समूह हो तो वो अपने अधिकारों को जब प्राप्त करने में असमर्थ हो या नहीं पा पाते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे समाज सुधारक हो या कोई अकस्मात व्यक्ति भी, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वो उनके लिए न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, न्याय की मांग कर सकता है। तो उसे क्या कहा जाएगा, जन सहयोगी कहा जाएगा। ठीक है। तो ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन है आपका कि ए तथा आर दोनों सत्य है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सत्य है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन आपका ए है कि दोनों सही हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे को स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ यह PIL की बात कर रहा है कि PIL के तहत न्यायालय में कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के मुद्दे को लेकर न्यायालय में जा सकता है। ठीक है। PIL दाखिल कर सकता है। ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कोई PIL सिर्फ अपने लिए ही दाखिल किया जाए, नहीं। PIL का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के लिए जाकर न्यायालय में अर्जी PIL के तहत दे सकता है। ठीक है। न्याय की मांग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है आपका कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक है। ये कहना चाह रहा है कि जो हाई कोर्ट है
वो सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा जनता की नागरिकों की अधिकारों का रक्षण करता है। और कारण है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी करता है। तो ऑप्शन देख रहे थे, ऑप्शन पहला आपका कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सत्य है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है कि ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी है ऑप्शन कि ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो आंसर है आपका ए, ये दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण है। ठीक है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 32 के तहत जो परमादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है सुप्रीम कोर्ट को, वह केवल मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए ही वो शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने में ही सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय के पास मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य जो होते हैं, अन्य कोई विधिक अधिकार जो होते हैं, अन्य विधिक कार्रवाइयाँ जो होती हैं, उनमें भी वह हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट जारी कर सकता है। ठीक है, समझ रहे? इस सिर्फ हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा रिट की अधिकारिता होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष है वह किस प्रकार का है? पहला आपका परमादेश याचिका है, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अधिकार मुकदमा है या टाइटल सूट जिसे बोलेंगे, सी है आपका क्षतिपूर्ति का दावा है, या ऑप्शन डी है न्यायिक पुनरीक्षण याचिका है। तो ऑप्शन है आपका बी, ये स्वतंत्र अधिकार का मुकदमा है। ठीक है, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो होता है टाइटल सूट का मुकदमा होता है। अच्छा, स्वतंत्र जो अधिकार का मुकदमा, स्वतंत्र अधिकार होता क्या है, टाइटल सूट या टाइटल होते क्या हैं? तो इसका तात्पर्य ये होता है कि मान के चलिए कोई एक भूमि का खंड है, ठीक है, इस पर पहले कैसे ग्राम है, जैसे राम जन्मभूमि है, तो शुरू से उसमें कागजों पुर्जों में उसको है दिखता है कि भगवान प्रभु राम का जन्म हुआ था यहाँ पे। तो हिंदू धर्म मानता है कि ये हमारी भूमि है। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रभु राम का जन्म हुआ था, ये तो ये हमारी भूमि है। और इसी से मुस्लिम पक्ष है जिसमें क्या हुआ था कि बाद में इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना दिया गया था। तो मुस्लिम पक्ष कहता है ये मस्जिद तो फिलहाल में मेरी है, तो ये भूमि हमारी हुई। हिंदू पक्ष कहता है कि प्रभु राम का जन्म हुआ था तो ये जो भूमि मेरी हुई। और मुस्लिम कहते हैं कि यहाँ मस्जिद है तो ये जो भूमि मेरी हुई। तो ये दोनों इस भूमि के लिए क्या करते हैं, अपना अपना अधिकार देखते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अधिकार, यानी अपना अपना अधिकार। दोनों पक्ष क्या कहता है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो इसी का सॉल्यूशन यानी इसी का जो उपाय जो किया जाता है, तो ये किसके तहत किया जाता है, तो टाइटल सूट के अंतर्गत किया जाता है। तो न्यायालय क्या करेगा, बताएगा कि वास्तव में ये भूमि किसकी है, ये कार्य कौन करेगा, तो न्यायालय करेगा। तो न्यायालय ने फिर बताया यह जमीन किसकी होगी, यह हिंदू पक्ष की होगी। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, स्वतंत्र अधिकार होता है। जब किसी एक विशेष वस्तु या भूमि या कोई भी चीज़ हो, उसके लिए दो पक्ष सामने सामने होते हैं, तो वास्तव में वो पक्ष या वो वस्तु या वह भूमि किसकी है, इसका जो अधिकार या मुकदमा चलता है वह स्वतंत्र अधिकार यानी टाइटल सूट के तहत चलता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में पाया जाता है? जिला न्यायाधीश की बात कर रहा है। ऑप्शन पहला आपका अनुच्छेद 230, ऑप्शन बी अनुच्छेद 231, ऑप्शन सी अनुच्छेद 232 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। ये ऑप्शन ई भी दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन है आपका डी के अनुच्छेद 233 में भाग 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते। अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति शामिल नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। पहला है आपका मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बी है सेशन न्यायाधीश, ऑप्शन सी अधिकरण न्यायाधीश, या ऑप्शन डी है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो ऑप्शन सी आपका कि अधिकरण न्यायाधीश जो होते हैं वह जिला न्यायाधीश के अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होते हैं। अच्छा, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, तो ये आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन आते हैं। पहला आपका नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, दूसरा है अपर जिला न्यायाधीश, तीसरा संयुक्त जिला न्यायाधीश, चौथा है सहायक जिला न्यायाधीश, पाँचवा है लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, छठा है मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, सातवां है अपर मुख्य प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट, आठवां है सेशन न्यायाधीश, और नौवां है अपर सेशन न्यायाधीश, और 10वां है सहायक सेशन न्यायाधीश। ये सारे जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, व्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है आपका कि भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। यानी जो प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है, सेम प्रक्रिया हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने के लिए होती है। पहला कथन ये कह रहा है। दूसरा कथन है आपका कि उच्च न्यायालय का कोई स्थायी न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन नहीं कर सकता, यानी कोई कार्य नहीं कर सकता। उपयुक्त से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो,
ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी है ना तो 1 ना ही 2। तो ऑप्शन है आपका है केवल 1 सही है, केवल, और ऑप्शन 2 गलत है। ठीक है, क्योंकि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वही सेवानिवृत्त होकर या फिर उनको प्रमोट करके कहा जाता है ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उन्हें कहीं और नहीं है, उनको मिल सकता है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको सेवानिवृत्ति के बाद कहीं भी कार्य करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको संबोधित करता है? पहला है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी है उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, या ऑप्शन डी है राज्य के राज्यपाल को। तो ऑप्शन आपका ये है कि उच्च न्यायालय हो या सुप्रीम कोर्ट है, दोनों के न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित करके ही अपना त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने से पूर्व त्यागपत्र दे दिया? ऑप्शन पहला आपका न्यायमूर्ति वी रामास्वामी, ऑप्शन बी है न्यायमूर्ति भट्टाचार्य, ऑप्शन सी है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, या ऑप्शन डी है न्यायमूर्ति पी.डी. दिनाकरण। तो ऑप्शन सी है आपका कि न्यायमूर्ति सौमित्र सेन जो थे उन्होंने क्या किया था, इन पर फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था, जिसके लिए इनके 2011 में राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा स्वतंत्र भारत में किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ यह प्रस्ताव पेश होना का यह पहला मामला था। ठीक है, यह प्रस्ताव जब लोकसभा में पेश होने वाला था तो उससे पूर्व ही इन्होंने क्या कर दिया था, अपना इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र यानी कि जो देने का योग्य है, योगदान है, किसका है? सबसे पहले किसने विचार इसका किया था मोबाइल कोर्ट का? पहला ऑप्शन है न्यायमूर्ति भगवती का, ऑप्शन बी है श्री राजीव गांधी का, ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, या ऑप्शन डी है श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो ऑप्शन सी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी द्वारा चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का विचार सबसे पहले APJ अब्दुल कलाम का आया था। ठीक है, और याद रखिएगा कि इसको सबसे पहले हरियाणा के मेवात जिले में देश की पहली मोबाइल या अदालत का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, इसका उद्घाटन याद रखिएगा, इसका उद्घाटन तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश JB बालकृष्ण ने इसका शुभारंभ किया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि सुदूर व पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ सभी जनता तक पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रिवेंटिव डिटेक्शन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने दिनों तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? ऑप्शन पहला आपका 1 माह तक, ऑप्शन बी है 3 माह तक, ऑप्शन सी है 6 माह तक, या ऑप्शन डी है 9 माह तक। तो ऑप्शन है आपका बी 3 माह तक प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? पहला आपका न्यायाधीश PN भगवती, ऑप्शन बी है न्यायाधीश हिदायतुल्ला, ऑप्शन सी है न्यायाधीश HR खन्ना, या ऑप्शन डी है न्यायाधीश चंद्रचूड़। तो ऑप्शन है आपका सी कि न्यायाधीश HR खन्ना ने इसका समर्थन किया था कि 1/3 न्यायाधीश जो होते हैं दूसरे राज्य के होने चाहिए किसी भी उच्च न्यायालय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? पहला कथन है आपका कि लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों का निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। दूसरा है कि लोक अदालतों ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल न कि आपराधिक प्रकृति के हों। और ऑप्शन सी है कि प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति नहीं। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। लोक अदालतों के मामले में याद रखिएगा कि यह सामान्य न्यायालयों में लंबित सभी मामलों का, चाहे वह दीवानी मामला हो या आपराधिक मामला, दोनों पर विचार किया जाता है। और लोक अदालतों में जो अधिकारी होते हैं वो वर्तमान या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी अथवा विधि का ज्ञान रखने वाला सामान्य व्यक्ति क्या होता है, पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, सामान्यतः एक वकील एवं सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई भी एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता जो होंगे इसके सदस्य लोक अदालत के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज हमारा उच्च न्यायालय का अध्याय खत्म होता है। हम मिलेंगे अपने नए अध्याय पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।